पहला सवाल आपके यहाँ पे लिखा गया है ENIAC, यूनिवैक तथा IBM के मार्क वन किस पीढ़ी के उदाहरण हैं। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो ये सभी आपके पहली पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ENIAC, यूनिवैक और IBM के मार्क वन के बारे में इस सीरीज का आपका जो पहला वीडियो था उस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। जो लोग उस सीरीज को नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर उस सीरीज के वीडियो को देख लें, जो कि इस वीडियो का पहला पार्ट है। अब यहाँ पे आपको जो चर्चा किया गया है ENIAC, यूनिवैक और IBM के मार्क वन के बारे में, तो एक बार फिर इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है, आपका ENIAC के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले आपका ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें आपका लिखा गया है 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मुचली ने समान कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसे ENIAC नाम दिया गया था। तो ENIAC में सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि ENIAC का आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। तीसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि JP एकर्ट और जॉन मुचली ने समान कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। चौथा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसको क्या नाम दिया गया था? ENIAC नाम दिया गया था। तो ENIAC के बारे में इन चार पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चर्चा करते हैं आपके यूनिवैक के बारे में। सबसे पहले आपका यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यूनिवैक में अब लिखा गया है कि यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य समान कार्यों के लिए किया गया था। अब आपका जो प्रथम आपका कंप्यूटर था यूनिवैक सीरीज में, यूनिवैक फर्स्ट, उसका निर्माण 1954 में GEC नामक कंपनी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे GEC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं मार्क वन के बारे में। तो मार्क वन में आपका लिखा गया है कि 1937 से 1944 के बीच में IBM नामक कंपनी के सहयोग और वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क वन नाम दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे IBM का बात किया गया। IBM से आपके दो सवाल हर बार बनते हैं। तो पहला सवाल आपका ये बनता है कि IBM क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, IBM आपका क्या है? एक प्रकार की कंपनी है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि IBM का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब मार्क वन के बारे में पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि मार्क वन का आविष्कार किसने किए? हार्वर्ड आइकन ने किए थे। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि हार्वर्ड आइकन ने विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किए थे। तीसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो विश्व का जो आपका प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, उसको क्या नाम दिया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क वन हो जाएगा। तो इस टॉपिक में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, और ये भी ध्यान दीजिएगा ये आपके हर फील्ड में काम आने वाले हैं। चाहे आपके CCC एग्जाम हो, चाहे आपके O लेवल हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम हो, जहां भी आपके कंप्यूटर से सवाल बन रहे हैं, ये थ्योरी आपके सब जगह पे काम आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका ये लिखा गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो पहली पीढ़ी के जो भी आपके कंप्यूटर होते थे उनके निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे पहली पीढ़ी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, साथ में इससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल बने थे आपके लास्ट ईयर में, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
पहला पॉइंट आपके यहाँ पे लिखा गया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जैसा कि आपका सवाल में आया था। दूसरा पॉइंट आपका लिखा गया है कि इस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर आपके दो भाषा में तैयार किए जाते हैं, मशीनी भाषा या तो निम्न स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता था। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए दो चीजों का प्रयोग किया जाता था। पहला आपका पंच कार्ड, दूसरा आपका पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। चौथा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पहली पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर होते थे उनकी जो गणना होती थी वो मिली सेकंड में मापी जाती थी। अगला पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि पहली पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में बहुत बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते थे। साथ में इनकी जो भंडारण क्षमता थी कम थी तथा जो इनकी गति थी मंद थी और इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती थी। अतः इनके संचालन में एक खर्चीला काम था। इस टॉपिक से सवाल आपका ए बन के आता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहली पीढ़ी हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि ENIAC, यूनिवैक और IBM के मार्क 1 इसके एग्जाम्पल हैं, जैसा कि आपका पहला सवाल डिस्कस किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना काफी आसान हो गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असेंबली भाषा का जो आविष्कार किया गया था वो आपकी पहली पीढ़ी में किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका जो दूसरी पीढ़ी आएगा तो दूसरी पीढ़ी में जो आपके सॉफ्टवेयर होते थे वो किस में तैयार किए जाते थे? आपके असेंबली भाषा में तैयार किए जाते थे। लेकिन आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? आपके पहली पीढ़ी में आविष्कार किया गया। आविष्कार किसने किया? डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा आविष्कार किया गया। तो पहली पीढ़ी में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं किस मेमोरी में स्टोर की जाती हैं? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। ऐसी सूचनाएं CMOS मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। जो आपका CMOS चिप मेमोरी होता है वो आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड पे स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। CMOS के साथ एक छोटी सी बटन आकार की बैटरी लगा रहता है, जिससे क्या होता है कंप्यूटर ऑफ होने पर भी आपका जो CMOS मेमोरी होता है वो काम करते रहता है। इसलिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर बंद होने के बाद आपका सही समय और दिन आपका सही बताता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि CMOS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो CMOS में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्त डिवाइस क्या कहलाती है? इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है? आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके सहारे पे हम कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देश को डाला जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा सवाल आपका लिखा गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी वाला हो जाएगा। तो किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया? आपके दूसरी पीढ़ी में किया गया। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, आपका बात हुआ निर्वात ट्यूब का, तो आपके माइंड में फिर आना चाहिए कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहली पीढ़ी हो जाएगा। और जब भी पहली पीढ़ी आए तो पहली पीढ़ी के बारे में जितने भी पॉइंट बताया हूं सभी पॉइंट आपको याद आ जाने चाहिए। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके दूसरी पीढ़ी के बारे में, साथ में दूसरी पीढ़ी से जितने भी सवाल बने थे उनको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपका इसमें लिखा गया है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो कि आपके अपेक्षाकृत
हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले होते थे। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया था। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमॉक्स कोड का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे बात हुआ आपका असेंबली भाषा का, तो ध्यान दीजिएगा, असेंबली भाषा का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया था? आपके पहली पीढ़ी में किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा 1952 में आविष्कार किया गया था। लेकिन आपका जो भी किस पीढ़ी में, अगर सवाल आपका ए बन के आता है कि किस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर आपके असेंबली भाषा में तैयार किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दूसरी पीढ़ी हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो आपके डाटा तथा सॉफ्टवेयर होते हैं उनके स्टोरेज के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण जैसे आपके मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रारंभ आपके दूसरी पीढ़ी से हो गया था। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए कि पहली पीढ़ी में आपके स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग होता था? आपके पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग होता था। अगला पॉइंट आपके लिखा गया है कि दूसरी पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर होते थे उनकी जो गणना होती थी माइक्रो सेकंड में मापा जाने लगा था। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, पहली पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर थे उनकी जो गणना थी वो किस में मापा जाता था? मिली सेकंड में मापा जाता था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आपके इस पीढ़ी से प्रचलन में आरंभ हो गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ आपके इस पीढ़ी से किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर में जैसे कोबोल और आपके फोर्ट्रॉन जैसे आपके उच्च स्तरीय भाषा है आपके इस पीढ़ी में आईबीएम के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे कोबोल का बात हुआ तो कोबोल का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका जो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म हो जाता है फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे नोट करके लिखा गया है कि यहाँ पे निर्वात ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टन ब्रेटन के द्वारा किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छठवां सवाल आपका लिखा गया है कि भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर क्या बने होते हैं? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो मदरबोर्ड पे आपके एक्सपेंशन स्लॉट बने होते हैं जिसके सहारे पे आप हार्डवेयर या उपकरण को जोड़ सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सातवां सवाल आपका लिखा गया है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है? अभी मैं आपको डिस्कस किया था। तो आईबीएम का आपका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आईबीएम से मैं दूसरा सवाल मैं आपको ये बताया था कि आईबीएम क्या है। तो आईबीएम एक प्रकार की क्या है? आपकी कंपनी है। तो आईबीएम से इस दो सवाल को आप ध्यान दीजिएगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। आठवां सवाल आपका लिखा गया है कि किस पीढ़ी में कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकंड में मापा जाने लगा था? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो तीसरी पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर होते थे उनकी जो गणना होती थी नैनो सेकंड में मापी जाने लगी थी। अब यहाँ पे फिर याद करिए, पहली पीढ़ी में आपका किस में मापा जाता था? पहली पीढ़ी में आपका मिली सेकंड में मापा जाता था। जबकि आपका दूसरी पीढ़ी में किस में मापा जाता था? आपका माइक्रो सेकंड में मापा जाता था। अब आ गया आपका तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी का किस में मापा जाता है? आपके नैनो सेकंड में मापा जाता है। अब यहाँ पे तीसरी पीढ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, साथ में इससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल बने थे उसको भी पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास आपके इस पीढ़ी में हुआ था। तो सबसे पहले आईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। आईसी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि आपका एसएसआई और एमएसआई होता है आपके तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग होना आरंभ हुआ था। अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एसएसआई का। तो एसएसआई का फुल फॉर्म हो जाता है आपका
स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जबकि आपके MSI का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का जो आपका प्रयोग हुआ था आपके इसी पीढ़ी से प्रचलित हुआ था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का विकास आपके इस पीढ़ी में किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कंप्यूटर का गणना नैनो सेकंड में मापा जाने लगा था, जैसा कि आपका सवाल में आया था। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा गया है कि उच्च स्तरीय भाषा में PL1 पास्कल तथा बेसिक का विकास आपके तीसरी पीढ़ी में किया गया था। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा गया है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास हुआ था आपके तीसरी पीढ़ी में किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि 1965 में DEC द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास किया गया था। तो यहाँ पे DEC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो DEC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आपका जो मिनी कंप्यूटर था आपका PDP-8 का विकास किया गया है, तो PDP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 ईस्वी में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोय के द्वारा किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इतने सारे पॉइंट से आपके सवाल बन चुके थे, तो छोटे छोटे पॉइंट में सभी को कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 9वां सवाल आपका लिखा गया है कि CPU या माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C वाला हो जाएगा। तो MIPS और BIPS दोनों में मापा जा सकता है। अब यहाँ पे MIPS और BIPS का फुल फॉर्म क्या होता है उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। MIPS का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जबकि आपका BPIS का फुल फॉर्म हो जाता है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है कि सिस्टम क्लॉक की गति को समानता किस में मापा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C वाला हो जाएगा। तो सिस्टम क्लॉक की गति को समानता मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज दोनों में मापा जा सकता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका C वाला हो जाएगा। तो पावर सप्लाई यूनिट कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। अब यहाँ पे जो पावर सप्लाई यूनिट होता है वो घरेलू बिजली से आपके 220 सप्लाई दी जाती है, लेकिन आपका जो पावर सप्लाई यूनिट होता है वो 220 वोल्ट AC को आपके DC में बदल देता है। DC में आपके 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में बदलता है। 5 जो आपका वोल्ट होता है वो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए सप्लाई दी जाती है, जबकि आपका जो 12 वोल्ट का जो DC सप्लाई होता है वो कंप्यूटर में जो आपके पंखे लगे होते हैं, जो मोटर लगे होते हैं, वो 12 वोल्ट की सप्लाई उनको दी जाती है। इस प्रकार कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। पावर सप्लाई यूनिट में आजकल SMPS का प्रयोग किया जाता है। SMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल आपका लिखा गया है कि किस पीढ़ी में कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका D वाला हो जाएगा। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, दूसरी पीढ़ी के बारे में भी, तीसरी पीढ़ी के बारे में डिस्कस कर लिया जा चुका है। अब यहाँ पे चौथी पीढ़ी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चौथी पीढ़ी में आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉप ने 1971 में किया था। इससे क्या हुआ था, आपके व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इस पीढ़ी में आपकी जो कंप्यूटर की जो गणना होती थी आपका
पिको सेकंड में मापा जाने लगा था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे आपके लैन, मैन और वैन का विकास आपके इसी पीढ़ी में किया गया था। जब आपका नेटवर्किंग चैप्टर आएगा तो उसमें लैन, मैन और वैन को विस्तार से समझाया जाएगा। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इस पीढ़ी में आपके समांतर कंप्यूटिंग यानी तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन आपके इस पीढ़ी में प्रारंभ हो गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे पीसी कहा गया। पीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया गया। अब यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो GUI का फुल फॉर्म हो जाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका विकास हुआ था आपके चौथी पीढ़ी में विकास किया गया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि उच्च स्तरीय भाषा C का विकास आपके किस पीढ़ी में किया गया? आपके चौथी पीढ़ी में किया गया। तो चौथी पीढ़ी में आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए वाला हो जाएगा। तो कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? आपका फेचिंग कहलाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां नंबर सवाल आपका लिखा गया है कि किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो मिडी द्वारा जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे MIDI का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे गौर करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका USB का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया CPU का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। साथ में अगर आपको अपनी इंग्लिश वोकाबुलरी को तेज करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे 3500 लोग जुड़ चुके हैं। आपको वहां पे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इंस्टाग्राम पेज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां नंबर आपका सवाल लिखा गया है कि किस पीढ़ी में नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास हुआ? आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आपका डी वाला हो जाएगा। तो ये सभी किस पीढ़ी में विकास किए गए? आपके 5वीं पीढ़ी में इन सभी का विकास हुआ था। अब यहाँ पे 5वीं पीढ़ी के बारे में भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साथ में कुछ पॉइंट वो भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ULSI और SLSI का विकास जो हुआ था आपके 5वीं पीढ़ी में हुआ था। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे ULSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका SLSI का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इन दोनों फुल फॉर्म को आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे आपके CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क का विकास हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास आपके इसी पीढ़ी में किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा इंफॉर्मेशन हाईवे की जो आपकी अवधारणा थी वो आपके इसी पीढ़ी में विकास किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया आपके इस पीढ़ी से। तो 5वीं पीढ़ी में इतने ही पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। आप जितने भी जनरेशन दिए गए हैं सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी को आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उनके जवाब की तरफ।
सवाल आपका ये था कि संसार का प्रथम गणक यंत्र किसे कहा जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो संसार का प्रथम गणक यंत्र अबैकस को कहा जाता है। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आपका ये है कि भारत में सबसे पहले एटीएम किसने शुरू किया था। इनमें से राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। साथ में आप एटीएम के दोनों फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। जो लोग इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।